नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंटली महाराष्ट्र के एक किसान संगठन ने जीएम क्रॉप के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर एजिटेशन स्टार्ट कर दी गई है। इनकी जो डिमांड्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो जीएम क्रॉप्स को बीजने की, इनको सो करने की फ्रीडम यहाँ पे दी जानी चाहिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के पीछे, इस पर्टिकुलर एजिटेशन के पीछे उनके क्या क्या कारण रहे, और साथ ही में जो भी आपके दिमाग में सवाल होंगे रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स, हम उन सभी को यहाँ पे आंसर करेंगे इसकी बेसिक्स की डिस्कशन के थ्रू। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर ये वाला कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का। इसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जीएम क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये होते क्या हैं? They are the crops in which a new trait or property is introduced in the plant by modifying its DNA। तो उसके DNA में कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम उसमें एक नई ट्रेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम एक नया DNA सेगमेंट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसके थ्रू हम एक नई ट्रेट उस पर्टिकुलर क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रेट किस किस तरह की हो सकती है? जो नई ट्रेट इंट्रोड्यूस की जाएगी उसके थ्रू जो आपका प्लांट है, या तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है, या वो डिजीज़ेस को रेजिस्टेंट हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड है, इनको भी रेजिस्टेंस शो कर सकता है। उसकी स्पॉइलेज में रिडक्शन हो सकती है, केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हो सकती हैं, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। यही नहीं, जीएम क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी बढ़ सकती है क्रॉप की, यानी कि उसका जो पोषण है उसकी प्रोफाइल में भी सुधार आ सकता है अगर आप एक जीएम क्रॉप तैयार करते हैं। सो कई सारे फ़ायदे हैं जो कि जीएम क्रॉप्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। कमिंग टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें जो टेक्निक होती है उसको आप किस किस तरीके से कर सकते हैं? कुल मिला के 3 टाइप्स होती हैं। एक है ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन, दूसरी है सिसजेनिक मॉडिफिकेशन, और तीसरी है सबजेनिक मॉडिफिकेशन। हमारा फोकस केवल और केवल ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन पर होगा। ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन में होता क्या है कि हम एक स्पीशीज़ से कुछ डीएनए लेकर एक दूसरी स्पीशीज़ में इंसर्ट करते हैं। इसमें जो एक स्पीशीज़ है वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, या वो कोई सॉइल के अंदर कोई और स्पीशीज़ हो सकती है। यहाँ से हम स्पीशीज़ को लेकर, उस स्पीशीज़ के एक सेगमेंट को लेकर एक प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसमें कई सारे उदाहरण हैं आपके सामने, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और बीटी मेज़। ये सभी के सभी जो हैं आपके ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक के थ्रू ही बनाए गए हैं। In BT crops, genetic strain of bacterium Bacillus thuringiensis is inserted into the plant, which develops resistance against different insects। तो जो BT में, BT cotton में BT वर्ड है, ये बेसिकली स्टैंड करता है Bacillus thuringiensis के लिए। ये एक तरह का बैक्टीरियम है, इसको इंसर्ट किया जाता है इन द कॉटन, जिसके थ्रू कॉटन में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट्स। तो ये उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। उसके रेजिस्टेंस को बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी यील्ड भी आगे जाके बढ़ जाती है। इस प्रोसेस के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल इमेज को इंक्लूड किया है। ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से आपने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसकी क्लोनिंग की, और क्लोनिंग करने के बाद आपने उसको इंसर्ट कर दिया कॉटन के प्लांट में। कॉटन के प्लांट में इंसर्ट करने के बाद आपने उस पर्टिकुलर जो नई स्पीशीज़ तैयार हुई है, जिसको कि हम बीटी कॉटन बोल रहे हैं, इसको आप सेल और टिश्यू कल्चर करेंगे, फिर आप उसकी प्लांट उगाएंगे, और फिर आप उसकी प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो फॉलो होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे इसके एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ इसकी हो सकती है, यानी कि ये जल्दी आपका प्लांट ख़राब नहीं होता। डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सकता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो सकता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस, कई सारे इसमें आपको लाभ देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इसमें जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ सकती है बाय हाई यील्ड एंड लेस इन्वेस्टमेंट ऑन केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्योंकि आपका जो क्रॉप है वो एक तरह का से डिजीज़ या पेस्ट रेजिस्टेंस है, तो आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के ऊपर जो खर्चा होता है वहाँ पर आप कुछ बचा सकते हैं। यही नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ती है। सो इस तरीके से बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इसके कुछ एनवायरमेंटल फ़ायदे हैं, कुछ इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, और कुछ सोशल फ़ायदे भी हैं। इसीलिए हमने इसको एक ही स्लाइड में यहाँ पे आपके सामने पेश किया है, टू शो कि जीएम क्रॉप्स के केवल इकोनॉमिक फ़ायदे नहीं, एनवायरमेंटल और सोशल फ़ायदे भी साथ में होते हैं। यही नहीं, जीएम क्रॉप्स का फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल है। ये भी इसका एक सोशल
एडवांटेज है जो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव वे टू एनहांस द क्रॉप यील्ड विदाउट हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। इससे आप क्रॉप की यील्ड को बढ़ाते हैं, और अगर आप क्रॉप की यील्ड को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो वहाँ पे जीएम क्रॉप्स एक काफ़ी वायबल सोल्यूशन साबित हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स कैन सिक्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ड्रॉट वाले इलाकों की, फॉर एग्जांपल राजस्थान है, ठीक है, या फिर विदर्भ है, या फिर तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं, ठीक है, या फिर केबीके की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ओडिशा में लाई करती हैं, कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट। इन इलाकों में अगर आप ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को उगाते हैं तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वहीं अगर हम फ्लड रेजिस्टेंस की बात करें तो गंगा के बैंक्स पे लाई करने वाले जो भी एरियाज़ हैं, या फिर ब्रह्मपुत्रा के बैंक्स पे लाई करने वाले जो भी एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी प्रोन होते हैं फ्लड्स को, अगर वहाँ पे आप ऐसी स्पीशीज़ को उगाते हैं जो कि फ्लड रेजिस्टेंट हैं, तो वहाँ पर भी फूड सिक्योरिटी में काफ़ी मदद हो सकती है। बेसिकली इसके काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर आपको मैंने गिना दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। देयर इज़ अ साइंटिफिक कंसेंसस दैट करंटली अवेलेबल जीएम क्रॉप्स पोजेज नो ग्रेटर रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ दैन कन्वेंशनल क्रॉप्स। लेकिन हर जीएम क्रॉप को टेस्ट करना पड़ता है केस बाय केस बेसिस पे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जीएम क्रॉप्स का ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन आप उसको जब कल्टीवेशन के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बगैर उसको इंट्रोड्यूस करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कई बार चिंता जताई है कि इसके इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि इसके इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, उसी तरीके से इसके कंसर्न्स भी हैं। वो कंसर्न्स क्या क्या हैं? इकोलॉजिकल कंसर्न्स, जीएम क्रॉप्स की वजह से कुछ नई वैरायटी ऑफ पेस्ट या वीड्स आ सकती हैं जिनको कि कंट्रोल करना और भी कठिन होगा, विच आर फर्दर रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल सुपर वीड, जो आपकी सुपर वीड है, इसके खिलाफ अभी तक कोई वीडिसाइड तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारे किसानों के लिए। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स आर नॉट नोन येट। बेसिकली क्या है, अध्ययन हो रहे हैं, लेकिन उन अध्ययनों के बावजूद भी प्रॉब्लम इसकी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। आज हमें मालूम है कि ये खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स की इनकम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाके ये हमारे पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करेंगे उसका जानना अभी तक वैसी स्टडीज़ सामने नहीं आई हैं। फर्दर एनवायरमेंटल कंसर्न्स में अगर हम बात करें, आफ्टर सीइंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, एनवायरमेंटलिस्ट वांट मोर प्रूफ अबाउट द लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सेफ्टी ऑफ जीएम क्रॉप्स। जो फर्स्ट लेवल की ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसमें हम सभी जानते हैं कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ख़राब रहा था, जिसमें कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है ड्यू टू दी ओवर यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। जो वहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस की गई थी, वो इंट्रोड्यूस तो कर दी गई थी, लेकिन उन सीड्स के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट था कि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज़ करें। और इन सब चीज़ों के चलते ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, उसके बाद फ्रेश वाटर में यूट्रोफिकेशन के जो मामले थे, ये बहुत ज़्यादा सामने आने लगे। कुल मिला के कहने की बात है कि ये जीएम क्रॉप्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फर्दर इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि एजिटेशन क्यों हो रही है। इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स में जो इसकी यील्ड है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि कभी उसकी यील्ड कम भी हो जाती है। फार्मर्स कैन नॉट रिलाई ऑन दिस जीएम क्रॉप्स। उसके बाद जो इंपोर्टेड जीएम क्रॉप्स हैं वो काफ़ी कॉस्टलियर होते हैं, और क्योंकि ये कॉस्टलियर होते हैं, जब फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते तो कभी कभार वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। ये आर्टिकल है बीटी कॉटन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड्स इन रेन फेड एरियाज सेज अ पर्टिकुलर स्टडी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनेटर सीड्स का। बेसिकली जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो टर्मिनेटर सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनेटर सीड्स इस तरीके से बनाई जाती हैं जीएम क्रॉप्स में कि फार्मर उसकी ब्रीडिंग खुद से ना कर सके, यानी कि कल को वो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एक तरीके से बैन लगा देती है टर्मिनेटर सीड। तो फार्मर्स ने यहाँ पे कई बार कहा है कि टर्मिनेटर सीड्स को आपको नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी जो जीएम क्रॉप्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि एमएनसीज़ हैं, जो इससे काफ़ी कमाती हैं, वो अभी भी इसमें टर्मिनेटर सीड्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। अब ये तो रहे आपके बेसिक्स। अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, इंडिया में केवल और केवल बीटी कॉटन का ही जो आपका जीएम क्रॉप है वो लीगली अलाउड है। बीटी कॉटन वॉज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू बी अप्रूव्ड फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड मॉन्सांटोज जीएम कॉटन सीड्स। ये जो बीटी कॉटन जो है, इसमें मॉन्सांटो करके एक कंपनी है, दुनिया की बहुत ही बड़ी एमएनसी मानी जाती है। भारत में भी इसके कुछ ऑफिसेज हैं। इसके जीएम कॉटन सीड्स के
हेल्प से हमने GM क्रॉप को तैयार किया था। उसके 8 साल के डिप्लॉयमेंट के बाद इंडिया बिकेम द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन ग्लोबली एंड द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यानी कि इसके फ़ायदे तो डेफिनेटली हुए हैं, ठीक है। हमने इसका बहुत निर्यात किया, ठीक है, और साथ में हमने इसकी प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर ली है। करंट स्टेटस को देखें, करंटली GM कॉटन इज़ दी ओनली क्रॉप, आपको बता चुका हूँ। हाँ, अगर आप इसमें कोई अनअप्रूव्ड GM क्रॉप को प्लांट करते हैं तो इसमें आपको सज़ा हो सकती है अ जेल टर्म ऑफ 5 years एंड अ फाइन ऑफ ₹1 लाख अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, जो GM क्रॉप्स की अप्रूवल की कमिटी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर फॉल करती है। वंस द अप्रेजल कमेटी अप्रूव्स, उसके बाद फाइनल अप्रूवल दोबारा से मिनिस्ट्री के पास जाता है। जब तक वो अप्रूवल नहीं होता तब तक आप उसकी प्लांटिंग नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू GM कॉटन, जो हमारा GM कॉटन है, इसकी वजह से इंडिया में आज 4th लार्जेस्ट GM क्रॉप एकरेज है एट 11.6 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया वर्ल्ड्स 4th इन द GM क्रॉप acreage, वेल अहेड ऑफ चाइना। ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, रिसेंट सी न्यूज़ है फरवरी 2015 की। BT कॉटन होली डोमिनेट्स इंडियाज GM क्रॉप acreage एंड मच ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन मोन्सेंटोज इंपोर्टेड सीड्स, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद, जबकि मैंने आपको बता दिया है इसमें सज़ा होती है और इसमें ये एक अवैध चीज़ है अगर आप एक अनअप्रूव्ड क्रॉप को प्लांट कर रहे हैं, उसके बावजूद भारत के कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि BT ब्रिंजल, BT मेज़, BT मस्टर्ड, जिसका टेक्निकल नेम DMH11 है, इनको भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दीज क्रॉप्स आर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ तक तो बात आप समझ चुके हैं बेसिकली क्या है कि हमारे GM क्रॉप्स होते क्या हैं और इसमें क्या क्या करंट स्टेटस है, क्या क्या इसके फ़ायदे हुए हैं और फार्मर्स क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जो मोस्ट रीसेंट चीज़ जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि महाराष्ट्र के फार्मर्स ने यहाँ पर बेसिकली जो एजिटेशन है वो स्टार्ट क्यों की है। काफ़ी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जनरली फार्मर्स यहाँ पर इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि फार्मर्स टर्मिनेटर सीड से काफ़ी परेशान हैं और हर बार जो सीड्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टलियर होती हैं। लेकिन अब ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वाई आर द फार्मर्स इंटेंसिफाइंग देयर एजिटेशंस फॉर द GM क्रॉप्स। इस बार वो GM क्रॉप्स के फेवर में जो एजिटेशन है वो कर रहे हैं। द शेतकारी संगठन, a Maharashtra based farmers organization has begun its agitation against the ban on GM crops। उन्होंने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया है कि हम GM क्रॉप्स के बैन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। Thousands of farmers across India are participating in this agitation। और ये पार्टिसिपेशन किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि चल तो रहा है लॉकडाउन, लेकिन पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए इन्होंने अपने खेतों में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बीजना शुरू कर दिया है, विच इंक्लूड कॉटन, ब्रिंजल, कॉर्न, मस्टर्ड एंड सोया। सवाल ये आता है कि ये एजिटेशन क्यों हो रही है। बेसिकली फार्मर्स ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे फ्रीडम चाहिए टू चूज़ द टेक्नोलॉजी एंड द सीड्स सो दैट दे कुड कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। यानी कि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, हम जो मर्ज़ी करें, हम कोई भी सीड यहाँ पे इस्तेमाल करें, इससे सरकार को मतलब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एडवाइजरी ऑन इलीगल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सून, इसके बारे में चर्चा मैं दोबारा से करूंगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से बोल रही है, जनवरी 2020 में ये न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी तक कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नहीं लाई गई है। फर्दर बात करें, कॉज ऑफ एजिटेशन का जो मेन रीज़न है वो बेसिकली इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक रीज़न यहाँ पर ये कहते हैं फार्मर्स कि जो BT कॉटन का सक्सेस उन्होंने देखा, उनको ये एहसास हुआ महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कि BT कॉटन की वजह से हमारे जो खर्चे हैं वो एक्चुअली काफ़ी कम हो गए हैं। यही नहीं, जो नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स हैं, पंजाब, गुजरात, हरियाणा के फार्मर्स हैं, ये बोलते हैं कि हम BT ब्रिंजल और DMH11 का अप्रूवल डिमांड करते हैं, क्योंकि अगर हम BT ब्रिंजल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा it reduces the cost of production by cutting down on the use of pesticides। So basically इकोनॉमिक इशू को ध्यान में रखते हुए ये फार्मर्स यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि संगठन ने यह भी बोल दिया है कि इस साल हम लार्ज स्केल सोइंग करेंगे अनअप्रूव्ड GM क्रॉप्स की, और तो और हम अपने खेतों के बाहर बोर्ड्स भी लगा देंगे जो बताएंगे कि हमारा जो पूरा खेत है ये GM नेचर का है, इसमें GM नेचर के क्रॉप्स उगाए गए हैं। इवन अगर कल को सरकार या प्रशासन यहाँ पे कोई एक्शन लेती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अवर फार्मर्स विल नॉट बी डेटर्ड बाय एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट देम बाय द अथॉरिटीज़। ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन अनिल घनवाट ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है। सो ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी सी सेंसिटिव है, यहाँ पे सरकार क्या करेगी और फार्मर्स क्या करेंगे। वीडियो को
एंड करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जो 18 जनवरी की ये न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट एडवाइजरी ऑन इलीगल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सून, इसमें सरकार को जल्दी ही कोई स्टेप्स ले लेने चाहिए, जल्दी ही एडवाइजरीज को लॉन्च कर देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अनअप्रूव्ड क्रॉप्स को बीजेंगे तो सभी को हम जेल में भेज देंगे, वो करना इम्पॉसिबल है। अगर ये फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं इसके पहले कि ये सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, आई थिंक गवर्नमेंट को यहाँ पे जल्दी ही कुछ स्टेप्स लेने होंगे इस पूरी एजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए और एक प्रॉपर सोल्यूशन देने के लिए, इन पर्टिकुलर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।